नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगा क्लास 6 हिंदी की बुक मल्हार का पाठ नंबर 8 क्षत्रिय और बिहू नृत्य। इस पाठ के अंदर असम में होने वाले दो बहुत ही मशहूर नृत्य जो कि मेरे हैं बिहू और क्षत्रिय, इनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले तो हम लोग इस पाठ को समझेंगे और उसके बाद में इसके प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। चिंता ना करें, आपको इसके जो उत्तर हैं, मतलब इसके अंदर जो प्रश्नों के उत्तर हैं, वो आपको लिखित में मिल जाएंगे। ठीक, चलिए। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ में से शेयर कर दो और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो ताकि आप भविष्य में भी ऐसे ही कमाल की वीडियोस को एंजॉय कर सको। भारत एक विशाल देश है। इसकी रंग बिरंगी, सुंदर, प्राचीन और जीवन से भरी संस्कृति पूरी दुनिया में अनोखी है। ये किसकी बात कर रहे हैं? ये हमारे प्यारे भारत की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हमारा जो प्यारा भारत है ये एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल देश है। ठीक है, इसकी जो रंग बिरंगी, सुंदर, प्राचीन मतलब बहुत पुरानी पुरानी और जो जीवन से भरी हुई जो संस्कृति है वो पूरी दुनिया में अनोखी है। देखो, हमारा जो देश है ना वो पूरी दुनिया में अनोखा है। क्यों? क्योंकि हमारे देश के अंदर बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी संस्कृतियां हैं। ठीक है, बहुत सारे नृत्य हैं, बहुत प्रकार के खान पान, बहुत सारे पकवान हैं, है कि नहीं? इसलिए हमारा जो देश है ना वो पूरी दुनिया में बहुत ही अनोखा है और बहुत ही अच्छा है। भारत के प्रत्येक स्थान का नृत्य, संगीत, कला, खान पान, भाषा, पहनावा, रहन सहन के तरीके सब कुछ इतने मोहक हैं कि पूरी दुनिया से लोग भारत की ओर खींचे चले आते हैं। क्या कह रहा है कि भाई भारत की हर एक जगह का जो नृत्य है, जो संगीत है, जो कला है, खान पान का जो तरीका है, यहाँ की जो भाषा है, पहनावा है, रहन सहन है, ये सब इतना ज़्यादा अच्छा है कि लोग पूरी दुनिया से आते हैं। क्यों? सिर्फ भारत की इन्हीं चीज़ों को देखने के लिए। ठीक, आपने देखा होगा यूट्यूब पर कि कई टूरिस्ट बाहर से कोई आता है तो क्या दिखाते, यही सब दिखाते कि भाई यहाँ पे ये दुकान है, यहाँ पे मैंने ये खाया, यहाँ पे ये ऐसे कपड़े थे, यहाँ मैंने ये पहना, है कि नहीं? है कि नहीं? है कि नहीं? ठीक है, तो यही बात यहाँ दी हुई है। इस पाठ में भी एक परिवार दूसरे देश से भारत आया है। इस पाठ के अंदर एक परिवार है जो कि किसी दूसरे देश से भारत आया है। आइए पढ़ते हैं कि वे कौन हैं, भारत में कहाँ आए हैं और क्यों आए हैं। तो चलो बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं कि ये लोग कौन हैं, ये लोग कहाँ से आए हैं और भारत में आखिर इनके आने का कारण क्या है। ठीक है बच्चों, चलो। एंजेला लंदन के जाने माने इलाके केंसिंगटन में रहती है। जो एंजेला है ये कहाँ? लंदन के अंदर एक एरिया है। लंदन कहाँ पर है? लंदन यूके के अंदर है, यूनाइटेड किंगडम के अंदर है। किसके अंदर? यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड के अंदर है ये। ठीक है, तो लंदन के अंदर एक इलाका है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है केजिंगटन। क्या है? केजिंगटन। ठीक है, यहाँ पे एंजेला नाम की एक बच्ची रहती है। उसका स्कूल घर से दूर नहीं था और इसका जो स्कूल है वो क्या है? घर से काफ़ी पास है, दूर नहीं है। उसका कोई सगा भाई बहन भी नहीं था। उसका कोई भी सगा भाई बहन नहीं है, मतलब ये अकेली बच्ची है। उसे जेम्स और कीरा नाम के दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद था। इसके कौन है? इसके दो बेस्ट फ्रेंड हैं जिनके साथ इसे समय बिताना बहुत ही अच्छा लगता है। एक दोस्त का नाम है जेम्स, दूसरे दोस्त का नाम है कीरा। वे सब आपस में मिलकर कई काल्पनिक खेल खेला करते। ये लोग आपस में मिलकर क्या करते? कई सारे खेल खेलते। देखो दोस्तों, बच्चे चाहे किसी भी देश के हों, हमारे देश के हों या विदेश के हों, किसी भी देश के बच्चे हों, बच्चे साथ में मिलकर कुछ ना कुछ मज़ेदार अलग अपना बढ़िया खेलते ही रहते हैं। ठीक है ना? तो ऐसे ही ये बच्चे भी साथ में मिलके अपने काल्पनिक खेल खेला करते। अच्छा, काल्पनिक खेल का मतलब क्या हो गया? काल्पनिक मतलब कल्पना का खेल। ऐसा नहीं कि दौड़ लगा रहे हैं, कहीं पे कूद रहे, नहीं, कल्पना का खेल। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई स्टोरी लोग सोच लेते होंगे कि अरे आज हम लोग यहाँ गए, ठीक, मैं ये खा रहा हूँ, मैं उधर गया, इस तरीके से, ये काल्पनिक खेल है।
उन्हें ऐसी कहानियों का पात्र बनने में मज़ा आता था जिसमें दूर दराज की दुनिया का जिक्र हो। यही बात कर कि भाई इनको ऐसी कहानियों का पात्र बनने में, ऐसी कहानियों का कैरेक्टर बनने में अच्छा लगता था जिसमें दूर दराज की दुनिया यानी कि दूर दूर की दुनिया के बारे में कहा गया हो। एंजेला को हर उस कहानी से प्यार था जिसमें ताजमहल, आईफल टावर और कोलोसियम की यात्रा पर जाना हो। जिसमें जो लड़की है एंजेला, इसको कौन सी कहानियाँ पसंद है? इसको सफ़र वाली कहानियाँ पसंद है, मतलब जिसमें किसी लंबी यात्रा, लंबे सफ़र पे जाना हो, जिसमें उसे ताजमहल, आईफल टावर या फिर कोलोसियम जैसी जगह पर जाना हो, ऐसी कहानियाँ इसको बहुत अच्छी लगती हैं। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि जल्द ही यात्राओं की उसकी यह कहानी सच साबित होने वाली है। क्या कह रहे कि भाई उसको बिल्कुल भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उसकी ये जो इच्छा है ना कि वो जाए, जो उसकी कहानियाँ हैं कि वो अलग अलग जगह पे जाए, ये क्या होने वाली है? सच होने वाली है। क्यों सच होने वाली है उसके बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है। एंजेला की माँ अलेक्जेंड्रा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता है। एंजेला की जो मम्मी है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है अलेक्जेंड्रा। ठीक है, क्या है? अलेक्जेंड्रा। अलेक्जेंड्रा क्या है? एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता है। ये डॉक्यूमेंट्री मेकर। डॉक्यूमेंट्री किसको कहते हैं? देखो, आप लोगों ने पिक्चर देखी थिएटर में जाके, डॉक्यूमेंट्री भी वैसे ही होती है। पिक्चर में क्या होता है, सब कैरेक्टर लोग एक्टिंग कर रहे होते हैं अपने अलग अलग रोल की, लेकिन डॉक्यूमेंट्री के अंदर कोई एक्टिंग नहीं होती है। जो असलियत होती है वही दिखाई जाती है। डॉक्यूमेंट्री के अंदर क्या होता है, किसी जगह के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है कि ये जगह ऐसी है, यहाँ पे लोग ऐसे रहते हैं, उन लोगों से बातें की जाती हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री। और ऐसी डॉक्यूमेंट्री को बनाने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता, यानी डॉक्यूमेंट्री मेकर अंग्रेजी में बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इनकी मम्मी कौन है? इनकी मम्मी डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता यानी कि डॉक्यूमेंट्री मेकर है। उन्होंने लंदन की ब्रिटिश अकादमी से असम की नृत्य परंपरा पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए वित्तीय मदद दी गई थी। भाई इनको किनको? इनकी मम्मी को ब्रिटिश अकेडमी जो है, उन्होंने असम की जो नृत्य है, मतलब असम के जो डांस हैं, उन पे डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए इनकी मम्मी को वित्तीय मदद, वित्तीय का मतलब होता है पैसे, ठीक है ना, मतलब वित्तीय मदद यानी कि इन्होंने पैसे दिए हैं कि भाई आप जाइए और इस यहाँ के डांस के ऊपर, असम के डांस के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाकर आइए। ठीक, चलो, पेचीदा बात यह थी कि उनके पास इस काम को पूरा करने के लिए सिर्फ 1 महीने का वक्त था। अब ये कह रहे कि भाई पेचीदा बात ये थी कि इनके पास इस काम को ख़त्म करने के लिए कितना समय था? मात्र 1 महीने का समय था। उन्होंने एंजेला के स्कूल से उसकी वसंत की छुट्टियों को 1 हफ्ते और आगे बढ़ाने की अनुमति ले ली, जिससे एंजेला और उसके पिता ब्रायन भी उनके साथ जा सकें। इनकी मम्मी ने क्या किया? इनकी मम्मी गई कहाँ? एंजेला के स्कूल, और वहाँ जाके इन्होंने परमिशन ले ली कि इसकी जो वसंत की यानी जिसकी स्प्रिंग वेकेशन, स्प्रिंग जो लीव्स थी, इनको क्या किया जा सके? इनको 1 हफ्ते बढ़ा दिया जाए। ठीक है, और क्योंकि अब 1 हफ्ते बढ़ चुका है तो एंजेला अपनी बच्ची यानी कि एंजेला जो अपनी इनकी बच्ची है, नहीं एलेक्जेंड्रा इनकी बेटी जिनका नाम है एंजेला, और इनके पति ब्रायन के साथ में कहाँ जा सकें? असम जा सकें, वहाँ के नृत्य की डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए। एंजेला बहुत जल्दबाजी में बनाई गई इस यात्रा की योजना से हैरान थी। भाई देखो, ये जो यात्रा है ना बहुत जल्दी जल्दी बनी है, ठीक है, इसलिए जो बच्ची है एंजेला, ये बड़ी क्या है, हैरान है। इसको समझ ही नहीं आ रहा कि अरे भाई चल क्या रहा है, पर उसकी माँ समय से यह पूरा कर सके इसलिए वह भी जल्दी से तैयार हो गई। लेकिन इसकी मम्मी टाइम से डॉक्यूमेंट्री पूरी कर सके इसलिए एंजेला भी फटाफट रेडी हो गई। जब तक एंजेला को समझ पाती तब तक वह लंदन से नई दिल्ली होते हुए गुवाहाटी की उड़ान पर थी, और जब तक उसको समझ में आता चल क्या रहा है तब तक ये नई दिल्ली भी पहुंच गई और नई दिल्ली से गुवाहाटी की ओर भी उड़ ली। ठीक है, मतलब ये है कि इनकी ये जो पूरी यात्रा है ना, ये बहुत ही जल्दी जल्दी में हुई है कि किसी को समझने का मौका ही नहीं मिला कि आखिर चल क्या रहा है। यात्रा के दौरान माँ ने एंजेला को आसाम की खूबसूरती के बारे में कुछ बातें बताई। क्या कह रहे कि भाई यात्रा के दौरान यानी यात्रा के बीच में इनकी जो माँ है, इन्होंने एंजेला को आसाम की खूबसूरती के बारे में, आसाम की सुंदरता के बारे में कुछ बातें बताई। दोस्तों, आसाम ना हमारे देश का एक बहुत ही सुंदर राज्य है
ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है और ये बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर है। कभी अगर मौका मिले ना तो आसाम ज़रूर जाइएगा। वहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा होता है और इतना अच्छा लगता है ना, वहाँ पर बहुत सारे चाय के बागान हैं, दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं। असम भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है, जो कि अभी मैंने आपको बताया, जिसे अपने वन्य जीवन, रेशम और चाय के बागानों के लिए जाना जाता है। और असम को किस लिए जाना जाता है? यहाँ के वन्य जीवन। वन्य जीवन यानी कि वन्य का मतलब होता है जंगल और जीवन का मतलब जिंदगी, यानी जंगल से जुड़े हुए जीवन के लिए यहाँ को बहुत जाना जाता है। यहाँ पे जो रेशम होता है उसके लिए, और जो चाय होती है, चाय के बागान मतलब जो चाय की खेती होती है, उसके लिए इस जगह को बहुत जाना जाता है। इसके साथ असम में नृत्य की भी एक समृद्ध परंपरा है। क्या कह रहे हैं कि भाई इसके अलावा असम में नृत्य यानी कि डांस की भी एक बहुत ही समृद्ध यानी बहुत पुरानी, बहुत विशालकाय परंपरा है। अलेक्जेंड्रा की डॉक्यूमेंट्री के केंद्र में असम की जनजीवन में नृत्यों के महत्व को तलाशना है। अच्छा, अलेक्जेंड्रा ये डॉक्यूमेंट्री क्यों बना रही हैं? अलेक्जेंड्रा ये डॉक्यूमेंट्री इसलिए बना रही हैं ताकि असम की जो जनजीवन है उसमें नृत्य का क्या महत्व है इसका पता लगाया जा सके। देखिए दोस्तों, बहुत ही लंबे समय से हमारे जो कह सकते हो हमारी जो सभ्यता है, ठीक है, हमारी जो संस्कृति है, उसके अंदर नृत्य का एक बहुत ही बड़ा हाथ होता है। ठीक है ना दोस्तों, किसी भी संस्कृति के बारे में अगर आप पढ़ लीजिए, किसी भी सभ्यता के बारे में आप पढ़ लीजिए, आपको वहाँ होने वाले नृत्यों के बारे में ज़रूर पता चलेगा। ठीक, जो नृत्य होते हैं ना, ये एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है अपने मन विचारों को व्यक्त करने का। ठीक है ना, और हर एक की नृत्य परंपरा, नृत्य करने का तरीका भी अलग होता है, तो ये दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। जो अलेक्जेंड्रा हैं वो डॉक्यूमेंट्री के द्वारा ये पता करना चाहती हैं कि जो असम का जनजीवन है वहाँ पे नृत्य का क्या महत्व है। ठीक है, वे जब यहाँ आ रहे थे तब अप्रैल का महीना चल रहा था। जब वो लोग यहाँ पर आ रहे थे तो कौन सा महीना है? अप्रैल का महीना है। अच्छा, इस पार्ट के शुरुआत में वसंत की बात करी गई थी कि इनकी मम्मी ने क्या किया, इनकी वसंत की छुट्टियों को एक हफ्ते आगे बढ़ा लिया। वसंत का मतलब क्या होता है? स्प्रिंग। स्प्रिंग सीजन हमारा कब आता है? अप्रैल में ही आता है। ठीक है ना, तो अगर ये यहाँ पे अप्रैल नहीं भी देते तो भी हम उससे समझ जाते कि हाँ अप्रैल महीने की बात हो रही है। असम में यह नए साल का वक्त होता है। असम में ये क्या होता है? नए साल का वक्त होता है। असम के अंदर जो हमारे देश का कैलेंडर है ना, उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो विदेशी कैलेंडर है जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसका जो पहला महीना होता है वो कौन सा होता है? जनवरी होता है। लेकिन जो हमारे देश का कैलेंडर है ना, उसका पहला महीना होता है मेरा क्या? वो होता है अप्रैल। ठीक है दोस्तों, वसंत के आने की खुशी में वे सभी त्यौहार मनाते हैं जिसे बिहू कहा जाता है। एंजेला उसी रात इसे देखने जाने वाली थी। क्या कह रहे हैं कि भाई इनकी मम्मी बता रही हैं कि असम के अंदर नए साल का अभी वक्त है और बसंत के आने की खुशी में, यानी कि स्प्रिंग सीजन के आने की खुशी में एक त्यौहार मनाया जाता है, उसका नाम है बिहू। और आज रात हम लोग उसी त्यौहार को देखने जाने वाले हैं। ऐसा कौन बोलती हैं? इनकी मम्मी बोलती हैं। मतलब जो एंजेला है वो उस रात उसी त्यौहार को, किसको? बिहू को ही देखने वाली हैं। गुवाहाटी के एक होटल में सामान्य होने के बाद वे उसी शाम पास के एक गांव मलंग में गए। क्या कह रहे कि भाई ये लोग गुवाहाटी में रुके, वहाँ आराम किया। सामान्य होने यानी कि मतलब ये कि वहाँ रुककर ये लोग आराम करे, थोड़ा रेस्ट किया इन्होंने। और शाम होते ही ये कहाँ चले गए हैं? पास ही में एक गांव है जिसका नाम है मलंग। वहाँ पे ये पूरा परिवार पहुँच गया। गांव पहुँचने पर माँ ने एंजेला को बताया कि बिहू एक कृषि आधारित त्यौहार है। गांव जब पहुँचे तो माँ ने एंजेला को क्या बताया कि बेटा ये जो बिहू होता है ये एक कृषि आधारित यानी कि खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ त्यौहार है। भारत में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा किसान का है। भारत के अंदर जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा किसान का है, यानी कि भारत के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो कि कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है और असम के अंदर ये जो त्यौहार है बिहू का, इसको साल में कितनी बार? 3 बार मनाया जाता है। सबसे पहले जब किसान बीज बोते हैं, फिर जब वे धान रोपते हैं और फिर तब जब खेतों में अनाज तैयार हो जाता है। क्या कह रही हैं कि ये जो त्यौहार है बिहू का, इसको साल में कितनी बार? 3 बार मनाया जाता है। कब कब मनाया जा रहा है? पहले जब किसान बीज बो रहा है, फिर जब धान रोपी जा रही है,
और आखिर में जब अनाज तैयार हो गया तब। ठीक, मतलब 3 बार इस त्योहार को मनाया जाता है। किसको? बिहू को। ठीक, बिहू की बात हो रही है। एंजेला कार से उतरी, ये लोग कार से उस गांव पहुंचे हैं। वहां आसपास उत्सव जैसा माहौल देखकर वह हतप्रभ थी। क्या कह रहे कि वहीं आसपास भैया कैसा है? उत्सव जैसा माहौल है। क्यों? बिहू एक बहुत बड़ा त्योहार है, ठीक है ना। ये एक बहुत ही बड़ा त्योहार होता है और इसकी तैयारी बड़े ज़ोरों शोरों से हर जगह की जाती है। तो यही कह रही कि भाई वहाँ पे उत्सव का बहुत ज़ोर शोर से बेहतरीन माहौल है। उसको देखकर एंजेला क्या हो गई? हतप्रभ हो गई। वहाँ एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे मंच बनाया गया था। एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था और उसके नीचे क्या था? मंच बनाया गया था। वहाँ जगह लोगों से भरी हुई थी और वो जगह लोगों से भर रखी थी, मतलब वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। एंजेला ने एक पेड़ के नीचे एक साथ इतने सारे लोगों को पहले कभी नहीं देखा था और एंजेला ने अपनी ज़िंदगी में इससे पहले कभी इतने सारे लोग पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए नहीं देखे थे। वहाँ खुले आसमान के नीचे लोगों के बीच बैठकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह आश्चर्यजनक रूप से किसी टाइम मशीन में आकर बैठ गई हो, या क्या वह उस वक्त की किसी सपने की दुनिया में थी। ठीक है, मतलब ये है कि खुले आसमान के नीचे इतने लोगों के बीच में बैठकर इस बच्ची को ऐसा लग रहा है कि मानो किसी टाइम मशीन में बैठकर वहाँ आई हो। ठीक है, और या फिर वो अभी कहाँ है? किसी सपने की दुनिया में, मतलब वो कोई सपना देख रही। इतना प्यारा दृश्य है। वहाँ मंत्रमुग्ध होकर वहाँ लड़के लड़कियों को बसंत ऋतु के आगमन पर नृत्य करते देख रही थी। और वहाँ पर वो मंत्रमुग्ध होने का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ आपको इतनी अच्छी लग रही है कि आप देश दुनिया की सारी चिंता छोड़कर उसी में लीन हो गए। मतलब जो लड़की है ये एकदम ध्यान से पूरी मन के साथ में एकदम मंत्रमुग्ध होकर वहाँ पे लड़के लड़की जो वसंत की ऋतु के आने पर उसके आगमन की खुशी में जो नाच कर रहे हैं उसको देख रही है। एंजेला ने इस बात पर ध्यान दिया कि लड़कों ने वाद्य यंत्र ले रखा है और लड़कियों ने लाल और बादामी रंग की गहरी डिजाइन वाली खूबसूरत पोशाक पहन रखी है। उसने एक चीज़ देखी, उसने एक चीज़ पे गौर किया कि जो लड़के हैं उन्होंने वाद्य यंत्र लिया है। वाद्य यंत्र यानी कि बजाने वाला कोई यंत्र। ठीक, कोई उन्होंने बाजा ले रखा है। ठीक है, बजाने के लिए ढोलक वोलक शहनाई कुछ भी हो सकती है। और जो लड़कियां हैं उन्होंने लाल और बादामी रंग की डिज़ाइन वाली बहुत अच्छी अच्छी पोशाक ले रखी है। वे सभी काफ़ी रंगीन और मस्त लग रहे थे। और वे सभी लोग कैसे? बहुत ही रंगीन, मतलब बड़े रंग बिरंगे और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। ये देखो, इस तस्वीर में देखो, आप लोग देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो? नीचे तस्वीर में देखो, ये लोग ढोलक ढपली बजा रहे हैं। ये इधर कुछ शहनाई जैसा जो कि बज रहा है। यहाँ पे महिलाएं नाच रही हैं। ठीक है दोस्तों, चलो। उनका हिलता डुलता शरीर, हाथ पैर की हलचल से समझ आ रहा था कि वे मौज मस्ती के नृत्य में खोए हुए हैं। उनका हिलता डुलता शरीर और जिस प्रकार से उनके हाथ पैर हिल रहे थे उसको देख के एक चीज़ तो समझ में आ रही थी कि इनको ये नृत्य करने में बहुत खुशी मिल रही है। और ये लोग क्या हैं? ये लोग भाई इसी में एकदम लीन हैं, मतलब इसी में खोए हुए हैं। उसकी इच्छा हुई कि वह भी अपने घर पर वसंत के आगमन पर ऐसे ही नृत्य करेगी। उसकी इच्छा हुई कि भाई वो भी अपने घर पे ऐसे ही नाच करे वसंत के आने पर। बिहू नृत्य और इसके उत्सव से अचंभित एंजेला और उसके परिवार ने इसके साथ साथ लजीज पकवान का पूरा आनंद लिया। क्या कह रहे कि भाई बिहू का जो नृत्य है और जो उत्सव है उससे अचंभित होकर, मतलब कि उसको खूब इन्होंने देखा, इन्होंने खूब इंजॉय किया, बहुत ही इनको क्या लगा? अच्छा लगा। इसके साथ साथ इनके परिवार ने वहाँ पे जो लजीज पकवान बने थे, मतलब जो खाने की टेस्टी टेस्टी चीज़ें बनी थी, उनका भी बड़ा आनंद लिया। जब वे वापस लौटे तब माँ ने एंजेला से पूछा कि उसे बिहू कैसा लगा। जब ये लोग घर को लौट रहे थे तो रास्ते में इनकी मम्मी ने पूछ लिया एंजेला से कि बेटी ये बताओ तुमको ये त्योहार जो है बिहू का, ये कैसा लगा। एंजेला के मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। उसे अच्छा लगा कि इस उत्सव और नृत्य दोनों को बिहू कहा जाता है। उसके मन में इस समय बहुत सारे विचार चल रहे थे। उसको ये जान के काफ़ी अच्छा लगा कि ये जो त्यौहार है और ये जो नाच है इन दोनों को ही बिहू नाम से जाना जाता है।
उसने माँ से पूछा कि क्या संगीत और नृत्य सिर्फ त्योहारों पर ही हो सकते हैं, त्योहारों पर ही होते हैं। उसने अपनी मम्मी से क्या पूछा, उसने अपनी माँ से ये पूछा कि माँ ये बताइए कि ये जो संगीत और नृत्य है क्या ये सिर्फ त्योहार पे ही होते हैं, हम ऐसे नहीं कर सकते क्या। माँ ने बताया पूरी दुनिया में संस्कृतियों में लोग नृत्य और संगीत से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, खास तौर से भारत में बहुतायत ऐसा होता है। इनकी माँ ने ये बताया कि पूरी दुनिया के संस्कृति के जो अलग अलग लोग हैं वो नृत्य और संगीत के द्वारा अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं बच्ची। खासकर भारत के अंदर ऐसा बहुत होता है। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर बहुत सारी नृत्य कलाएं हैं, ठीक है ना। भारत के अंदर बहुत सारी नृत्य कलाएं हैं। असम का बिहू नृत्य ग्रामीण जनजीवन के साथ साथ फसल लगाने से लेकर वसंत के आगमन तक से जुड़ा हुआ है। और जो असम का ये बिहू है, ये जो है ये गांव के जनजीवन मतलब गांव के जीवन फसल के साथ साथ वसंत यानी जो मौसम है वसंत का उसके आने तक से जुड़ा हुआ है, ठीक है। एंजेला की माँ ने अगले कुछ दिन डॉक्यूमेंट्री के तथ्य जुटाने और साक्षात्कार लेने में व्यस्त रहीं। एंजेला ने काफ़ी सारी बातों पर दूर से ही गौर किया। क्या करें कि जो एंजेला की माँ है अब वो अगले कुछ दिन तक डॉक्यूमेंट्री बनाने में ही लगी रही, ठीक है। लोगों का इंटरव्यू लेती, उनसे बात करती, काफ़ी कुछ चल रहा था। एंजेला जो है वो दूर से ही इन सभी बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रही थी। उसने महसूस किया कि लंदन के जीवन से यहाँ सब कुछ कितना अलग है। उसने ये महसूस किया कि भाई लंदन के जीवन से यहाँ पे कितनी ज़्यादा अलग चीज़ें हैं। उसे अपनी माँ पर गर्व था। उसको अपनी माँ पर क्या है अब बहुत ज़्यादा गर्व है। क्यों गर्व है? वे एक वैज्ञानिक कहानीकार की तरह हैं जो अपनी फिल्मों के द्वारा बहुत सी चीज़ें एक साथ दिखाते हैं। क्या कहे कि भाई इसको अपनी माता पे क्यों गर्व है? क्योंकि इनकी जो माता हैं वो बहुत ही अच्छा काम करती हैं, वो डॉक्यूमेंट्री बनाती हैं, वो एक वैज्ञानिक कहानीकार की तरह हैं जो कि अपने पिक्चर में एक साथ बहुत सारे तथ्यों के बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं। अगले दिन वे उत्तरी असम की तरफ रवाना हुए। अगले दिन मतलब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री का काम ख़त्म करने के बाद में ये लोग किधर चले गए? उत्तरी आसाम की तरफ चले गए, जहाँ सभी सत्रों अर्थात मठों की पीठ है। जहाँ पे सभी सत्रों अर्थात मठों यानी कि जितने भी मठ हैं वो कहाँ हैं? असम के उत्तरी दिशा में ही हैं। वे सभी एक सत्र के पास रहने के लिए जाने वाले थे और सत्रीय नृत्य का फिल्मांकन करने वाले थे। क्या कि ये सभी लोग एक सत्र के पास जाने वाले। सत्र किसको बोलते हैं? सत्र वो लोग होते हैं जो कि क्या करते हैं? सत्रीय नृत्य करते हैं, ठीक है। सत्रीय नृत्य ये भी हमारा क्या होता है? एक डांस फॉर्म होता है, ठीक। जब वे दक्षिण पथ सत्र पहुँचे तब वहाँ उनकी मुलाकात रानी सेन से हुई। क्या कह रहे हैं कि भाई जब ये लोग दक्षिण पथ सत्र पर पहुँचे हैं, ठीक है, एक सत्र के पास रहने के लिए जाने वाले थे। चलिए कहाँ पे थे? अच्छा ये क्या कि जब ये लोग दक्षिण पथ सत्र एक जगह है वहाँ पर पहुँचे हैं तो इनकी मुलाकात किससे हुई है? रानी सेन नाम की एक महिला से हुई है जो असम की एक जानी मानी लेखिका थी। और ये रानी सेन कौन है? असम की एक जानी मानी यानी असम की एक बहुत ही मशहूर लेखिका हैं। हम हफ्ते कहाँ गया? उस हफ्ते, अच्छा ये रहा। उस हफ्ते उन लोगों को रानी सेन के घर पर ही रुकना था। उस हफ्ते के लिए नहीं, एक हफ्ते के लिए कहाँ रुके हैं? ये लोग रानी सेन के घर पे रुके हैं। रानी आंटी की एक बिटिया थी अनु और एंजेला में तुरंत एक दूसरे की तरफ देखा। इनकी कौन है? एक और बिटिया जिसका नाम है अनु, ठीक है। अनु और एंजेला ने क्या किया भाई? तुरंत एक दूसरे की तरफ उसने देखा, मतलब इन दोनों ने देखा। उन दोनों की ही उम्र 10 साल थी। मतलब दोनों की उम्र कैसी है? एक सी है। दोनों की उम्र कितनी है? 10 साल की थी। दोनों ने अंग्रेजी में बातचीत शुरू करी और दोनों को ही अंग्रेजी आती है। अनु ने एंजेला को कुछ असमिया शब्द भी सिखाए और अनु ने एंजेला को क्या करा? कुछ असम के शब्दों के बारे में भी सिखाया। एंजेला को अनु के खिलौने बहुत अच्छे लगे और एंजेला को अनु के जो खिलौने हैं ये बहुत ज़्यादा पसंद आए।
जो थोड़े अलग तरह के थे। और ये खिलौने कैसे हैं? थोड़े अलग प्रकार के हैं। गुड़िया, लकड़ी के खिलौने और नारियल की जटा से बने घर। ठीक है, खिलौने कौन कौन से हैं? खिलौने हैं गुड़िया, लकड़ी के बने हुए खिलौने हैं, साथ ही में नारियल की जो जटा होती है यानी नारियल के जो बाल होते हैं ऊपर के, उसके बने हुए घर। कितने अनोखे खिलौने! उसने लंदन में ऐसे खिलौने कभी नहीं देखे थे। जिसने एंजेला ने ऐसे खिलौने कभी भी लंदन में नहीं देखे, इसलिए उसके लिए ये बहुत ही अनोखे खिलौने थे। अनु का पसंदीदा खिलौना लकड़ी का बना तीर कमान था। अनु का मनपसंद खिलौना कौन सा है? लकड़ी का बना हुआ तीर कमान यानी धनुष बाण है, जिसे लेकर उसे राम बनना बहुत अच्छा लग रहा था। उसको लेकर ये जो लड़की है, कौन? ये अनु, इसको राम बनना बहुत पसंद था। एंजेला उसकी विरोधी बनी थी। एंजेला कौन? उसकी विरोधी, उसकी दुश्मन बनी। और राम जी के जो शत्रु थे वो कौन थे? वो थे रावण। ठीक, वे एक साथ खेल रहे थे। उसी कूद फांद और लड़ाई का कोई अंत ना था। तो इसमें कह रहे कि भाई उनके इस कूद फांद और इस लड़ाई का कोई अंत नहीं था, मतलब वो लोग हर समय खेला करते। एंजेला और अनु ने देखा कि एलेक्जेंड्रा ने वैष्णव मठ के सभागार में नृत्य कर रहे युवा साधुओं का फिल्मांकन किया। एंजेला ने क्या देखा? उसने देखा कि इनकी जो मम्मी है एलेक्जेंड्रा, इन्होंने वैष्णव मठ, एक मठ है उसका नाम है वैष्णव मठ, वहाँ की जो सभागार है वहाँ पे कुछ साधु क्या कर रहे हैं? नृत्य कर रहे हैं। उनका फिल्मांकन किया यानी उनकी वीडियो बनाई। एंजेला आश्चर्य से सोच रही थी कि क्या सत्य नृत्य सिर्फ लड़के और पुरुष के लिए है? अब ये देखकर एंजेला जो है वो सोचने लगी कि ये जो क्षत्रिय नृत्य है, ये क्षत्रिया नृत्य है, ये क्या सिर्फ और सिर्फ लड़कों के लिए होता है? एंजेला और अनु सोच रहे थे कि काश वे इन युवा साधुओं की तरह गा सकें, नृत्य कर सकें और छद्म युद्ध लड़ सकें। दोनों बच्चे सोचने लग गए, क्या सोचने लग गए? कि काश वो भी साधुओं की तरह क्या कर सकें? नृत्य कर सकें, गा सकें और ये जो युद्ध है, छद्म युद्ध, ये लड़ सकें। नृत्य सिर्फ लड़के और पुरुषों के लिए है। एंजेला और अनु अचेत हो चुका है। माँ ने एंजेला को बताया कि 20वीं शताब्दी के मध्य में कुछ साधु मठों से बाहर आकर पुरुषों और महिलाओं को सत्य नृत्य सिखाने लगे। क्या कह रहे कि भाई माँ ने एंजेला को बताया कि बेटी 20वीं शताब्दी के बीच में कुछ गुरु जो हैं वो अपने मठों से बाहर आते और बाहर मौजूद जो पुरुष और महिलाएं हैं उनको ये नृत्य सिखाया करते। शुरू में ऐसे साधुओं को मठों से निकाल दिया गया। शुरुआत में जो ऐसे साधु हैं इनको मठों से ही बाहर कर दिया गया, लेकिन आधुनिक दौर में महिला क्षत्रिय कलाकारों के लिए मंच पर नृत्य करना आम बात हो गई है। लेकिन क्या करें कि भाई आधुनिक समय में यानी कि अभी मॉडर्न टाइम में लड़कियों का स्टेज पर ये शास्त्रीय नृत्य करना बहुत ही कॉमन सी, बहुत ही आम सी बात हो गई है। उस रात माँ महिला क्षत्रिय नृत्यांगनाओं का फिल्मांकन करने वाली थी। उस रात माँ जो है, मतलब इनकी जो माता हैं, वो क्या करने वाली हैं भाई? क्षत्रिय नृत्यांगनाओं का फिल्मांकन करने वाली, यानी इनकी वो वीडियो बनाने वाली हैं। एंजेला बहुत उत्साहित थी। एंजेला जो है वो इसके लिए क्या है? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा उत्साहित है। उसने रानी आंटी से आग्रह किया कि वे अनु को भी शास्त्रीय नृत्य में महिला नृत्य को देखने के लिए साथ आने दें। एंजेला बहुत ज़्यादा इसके लिए खुश है और उसने रानी आंटी से बोला कि आप प्लीज़ अनु को भी आने दीजिए। आंटी ने स्वीकृति दे दी और आंटी जो है इनकी वो मान गई। उस रात अनु और एंजेला शास्त्रीय नृत्य देखने गए। उस रात जो ये दोनों बच्चियां हैं, अनु और एंजेला, ये क्या करने गई? ये शास्त्रीय नृत्य देखने गई हैं। ठीक है, जिसमें भगवान विष्णु के 2 द्वारपाल जय विजय की कहानी थी। और इस नृत्य के अंदर क्या है कि भाई इस नृत्य के अंदर भगवान विष्णु के क्या हैं? 2 द्वारपाल हैं। ठीक है, एक का नाम है जय, एक का नाम है विजय। उनकी क्या दी है? कहानी दी हुई है। पर्दा उठता और एंजेला ने देखा कि सफ़ेद पगड़ी नुमा टोपी में 2 महिलाएं नृत्य और नाटक की शैली में कमाल का अभिनय कर रही हैं। जब पर्दा उठा तो उसने देखा कि भाई पगड़ी के अंदर 2 महिलाएं हैं
जिन्होंने पगड़ी पहन रखी है, और वो बहुत ही अच्छे से ये जो नृत्य नाटक है इसको कर रही हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, उन दोनों ने देखा कि किस तरह जय और विजय ने कई बड़े ऋषियों को भगवान विष्णु से मिलने नहीं दिया, क्योंकि उस समय भगवान विष्णु सो रहे थे। क्या कह रहा है कि भाई जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे जय और विजय ने क्या किया, कई सारे जो साधु आए थे भगवान विष्णु से मिलने, उनको उनसे नहीं मिलने दिया। क्यों नहीं मिलने दिया? क्योंकि उस समय भगवान विष्णु नींद में थे, वो सो रहे थे। वे ऋषि नाराज हो गए। जिस ऋषि से कह रहे थे कि अभी मत आइए, हमारे प्रभु सो रहे हैं, वो क्या है, नाराज हो गए हैं। उन्होंने जय विजय को असुर बनने का श्राप दे दिया, और इन्होंने जय और विजय इन दोनों को किसका श्राप दे दिया कि भाई तुम लोग क्या बनो, तुम लोग असुर यानी कि तुम लोग राक्षस बनो। ठीक है। भगवान विष्णु की नींद जब टूटी और जब भगवान विष्णु नींद से उठे, तब उन्हें अपने द्वारपालों को बचाने के लिए आना पड़ा। तब उनको खुद आना पड़ा अपने द्वारपालों को बचाने के लिए। उन्होंने वचन दिया कि वे जय और विजय को मारकर उन्हें श्राप से बचा लेंगे। उन्होंने ये भी वचन दिया, क्या वचन दिया, कि जब जय और विजय असुर बनेंगे तो ये स्वयं जाके उन दोनों के प्राण हर लेंगे, उनको मार देंगे और इनको दोबारा से अपने द्वारपाल के तौर पे ले लेंगे। बाद में जय और विजय दोबारा भगवान विष्णु के द्वारपाल बने, और बाद में जय विजय दोनों लोग क्या बने, भगवान विष्णु के द्वारपाल। एंजेला को यह कहानी नाटकीय और दिलचस्प लगी। क्षत्रिय महिलाएं नृत्यांगनाओं ने जिस प्रकार की शक्ति, बल और आकर्षण प्रदर्शित किया वह अद्भुत था। क्या कह रहे कि भाई जो एंजेला है इसको ये कहानी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। ठीक है। नाटकीय, दिलचस्प, नाटकीय मतलब क्या होता है भाई, नाटकीय यानी कि नाटक। ठीक है ना। नाटकीय मतलब नाटक, ड्रामा जो कि स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है वो, और दिलचस्प यानी कि इंटरेस्टिंग। मतलब एंजेला को कुल मिला के ये है कि ये कहानी बहुत ही पसंद आई। ठीक। और साथ ही में क्षत्रिय महिलाओं ने जिस प्रकार से इसको, जिस शक्ति, बल और आकर्षण के साथ में ये जो पूरा नाटक था इसको इन्होंने किया है, जो पूरा नृत्य है इसको इन्होंने किया है, ये देखने में बहुत ज़्यादा क्या है, अद्भुत है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा शानदार है। एंजेला को लगा कि उन महिला कलाकारों की प्रस्तुति क्षत्रिय नृत्य करने वाले पुरुष कलाकारों से भी बेहतर थी, और उसको तो ये लगा कि भाई ये जो महिला कलाकारों ने करा है ये तो पुरुष कलाकारों से भी बेहतर है। मतलब उसको ये इतना ज़्यादा पसंद आया। इसके बाद के दिनों में अनु और एंजेला के ख्यालों में बस क्षत्रिय नृत्य ही घूम रहा था। इसके बाद दोनों बच्चियां जो हैं अनु और एंजेला, इनके भाई ख्यालों में क्या घूम रहा है, यही नृत्य घूम रहा है। उन दोनों ने स्वर्ग के द्वारपाल जय विजय की तरह हाथ में तलवार चलाते हुए नृत्य किया। जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पे जो ऊपर है नी कहानी, जिस प्रकार से इन्होंने महिलाओं को इस पे नृत्य करते हुए देखा था, वैसे ये लोग भी जय विजय की तरह हाथ में हथियार, तलवार अलवार लेकर नृत्य करने लगे। मतलब ये भी किया करते थे। अलेक्जेंड्रा बच्चों की इस उत्सुकता को समझ गई और वो उन्हें क्षत्रिय कलाकारों के रहने वाले साक्षात्कार के साथ होने वाले साक्षात्कार में साथ लेकर गई। मतलब जो इनकी माँ है अलेक्जेंड्रा, वो समझ गई हैं कि बच्चों के मन में क्या है, और इसीलिए जब वो इंटरव्यू लेने गई, किनका, इन क्षत्रिय कलाकारों का, तब वो अपने बच्चों को अपने साथ लेके गई। एंजेला और अनु बहुत खुश थी। दोनों बच्चियां इससे क्या थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। उन नृत्यांगनाओं के नाम प्रिया और रीता थे। इन नृत्यांगना कौन, जो महिला नृत्य करने वाली थी, इनके नाम क्या थे, प्रिया और रीता थे। वे लड़कियों को क्षत्रिय और बिहू के कुछ खूबसूरत मुद्राएं और बारीकियां सिखा रही थी, और इन दोनों बच्चों को, मतलब उन दोनों ही नृत्यांगनाएं, उन्होंने इन दोनों ही बच्चों को क्षत्रिय और बिहू से जुड़े हुए कुछ कह सकते हो कुछ मुद्राएं सिखाई। ठीक है। नृत्य की कुछ मुद्राएं, कुछ पोजीशन सिखाई। एंजेला अत्यधिक प्रसन्न थी।
वापस लौटने के बाद भी वह चलने, खाना खाने और यहाँ तक कि खेलने के दौरान भी नृत्य करती रहती। मतलब एंजेला जो है वो इन सबसे बहुत ज़्यादा खुश थी, और जब वो लौटी है तो लौटने के बाद भी उसने इस नृत्य का प्रशिक्षण छोड़ा नहीं। ठीक, वो हर समय, चलते समय, खाते समय, जितना भी जो भी काम करती उसमें इन्हीं नृत्य की प्रैक्टिस किया करती थी। वापस लंदन जाने के बाद वह उन सभी रिकॉर्डिंग्स को देखती रही जो उसकी माँ ने रिकॉर्ड की थी, और लंदन वापस जाने के बाद में ये बच्ची उन सभी रिकॉर्डिंग्स को देखती रही जो कि इसकी माँ ने रिकॉर्ड करी। पूरे उत्साह के साथ वह असम की समृद्ध नृत्य परंपरा को याद करती रही। रंग बिरंगे क्षत्रिय और आनंदित करने वाला बिहू, ये पूरे उत्साह के साथ में असम के ये जो नृत्य हैं इनको वो याद करती। मतलब इसको असम की जो नृत्य परंपरा है ये बहुत ज़्यादा पसंद आई। माँ उसकी गहरी रुचि को समझ गईं और उन्होंने पापा के साथ मिलकर एंजेला के लिए आसामी नृत्य पर एक शानदार योजना तैयार की। इनकी जो माँ है ये समझ गई कि इनकी बेटी की क्या है भाई, इस नृत्य में बहुत ही रुचि है, इसीलिए इन्होंने पापा के साथ में मिलकर, यानी कि एंजेला के पिता के साथ मिलकर क्या किया, आसामी नृत्य का एक बहुत ही शानदार कह सकते हो कार्यक्रम इन्होंने आयोजित कराया। एंजेला ने लंदन में अपनी कक्षा में स्वयं किए गए नृत्य की वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ उसका प्रदर्शन किया। एंजेला ने अपनी क्लास में अपनी जो डांस की हुई वीडियो थी वो भी दिखाई, साथ में इसने खुद भी प्रदर्शन किया। उसके सहपाठियों और शिक्षकों को यह बहुत पसंद आया। उसके जो क्लासमेट्स थे, जो टीचर्स थे, उसको ये डांस, उन सभी को ये डांस बहुत अच्छा लगा। एंजेला इस बात से बहुत रोमांचित थी कि वह असम की खूबसूरत नृत्यों की झलक उन सभी को दिखा पाई, और उसको बहुत ही अच्छा लगा कि वो असम के इतने बेहतरीन, इतने प्यारे प्यारे, इतने खूबसूरत नृत्य किनको, अपने देश के लोगों को दिखा पाई। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। माँ को भी हर बार ऐसा ही अच्छा लगता होगा जब वे कोई फिल्म बनाती होंगी। उसको इससे बहुत अच्छा लगा, और वो यही सोच रही कि मम्मी को भी, यानी कि माँ को भी ऐसा ही लगता होगा जब वो अपनी पिक्चर किसी को दिखाती होंगी। अब एंजेला के पास अपने लिए असम के नृत्यों, बिहू और क्षत्रिय के साथ अपना खुद का मनोरंजन था। क्या कह रहे हैं कि भाई अब ये जो बच्ची है एंजेला, इसके पास भाई क्या है, इसके पास असम के नृत्य, बिहू और क्षत्रिय के साथ अपना खुद का मनोरंजन था। मतलब कि अब इसको ये करना पसंद आने लग गया। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो इसकी जो लेखिका हैं वो हैं जया मेहता। ठीक, अच्छा एक और चीज़, ये जो पाठ है ये ना किसी और भाषा में लिखा गया, इसलिए लेखिका का नाम यहाँ पे है, और अनुवादक मतलब इसको ट्रांसलेट किसी और ने करा है तो उनका नाम यहाँ पर है। ठीक, ऐसे दिया हुआ है। तो ये हो गया हमारा पाठ। अब चलो लेखिका से परिचय, यानी जिन्होंने ये लिखा है पाठ, इनके बारे में थोड़ी जानकारी निकाल लेते हैं और फिर हम लोग प्रश्न उत्तर हल करेंगे। लेखिका से परिचय। जया मेहता एक नृत्यांगना हैं, लेखिका हैं, शिक्षिका हैं और आप जैसे बच्चों की मित्र भी हैं। इसलिए वे इतनी सरलता से आपके लिए भारतीय नृत्यों की सुंदरता और बारीकियों को शब्दों में पिरोस लेती हैं। इनका जन्म 1977 में हुआ। यह पाठ उनकी भारतीय नृत्यों से जुड़ी एक पुस्तक नृत्य कथा से लिया गया है, जिसका हिंदी अनुवाद शिवेंद्र कुमार सिंह ने और चित्रांकन सुरबा नतालिया ने किया है। जया मेहता स्वयं भी उड़ीसी नृत्य में पारंगत हैं और कई वर्षों से देश विदेश में नृत्य प्रस्तुतियां दे रही हैं। देखिए, इसमें हम लोगों ने जो लेखिका हैं उनके बारे में सीखा कि जो जया मेहता हैं ये क्या हैं, ये भाई खुद एक नृत्यांगना है, मतलब ये खुद एक डांसर हैं। इनको बहुत ही अलग अलग प्रकार के नृत्य आते हैं। ये एक बहुत ही मशहूर लेखिका हैं, एक अध्यापिका हैं। शिक्षिका का मतलब क्या होता है, एक अध्यापिका हैं, और आप जैसे बच्चों की क्या है, मित्र हैं। ठीक है, इनका जन्म 1977 में हुआ था। ठीक, इसके अलावा इन्होंने एक भारतीय नृत्य से जुड़ी हुई एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है नृत्य कथा। ठीक, जिसका हिंदी में अनुवाद, मतलब किसी और भाषा में लिखी गई थी, इसका हिंदी में अनुवाद करने वाले कौन है व्यक्ति, वो हैं शिवेंद्र कुमार सिंह। ठीक है दोस्तों, तो ये हैं लेखिका की थोड़ी सी जानकारी। चलिए
अब हम लोग प्रश्न उत्तर पर आते हैं। मेरी समझ में क, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उनके सामने तारा बनाइए। क्या कह रहे हैं कि नीचे प्रश्न दिए हैं, कुछ विकल्प दिए हैं, आपको बताना होगा सही विकल्प कौन सा है और उसके सामने तारा बनाना होगा। तो पहला क्या है, माँ अलेक्जेंड्रा के बारे में कौन सा कथन सत्य है, मतलब माँ अलेक्जेंड्रा के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो नीचे दे रखा है सही है। पहला क्या है, वे आसम के जीवन के बारे में बहुत कुछ जानती थी। नहीं, वो नहीं जानती थी, तभी तो भाई वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रही थी। उन्हें आसम, बिहू और सत्य नृत्य से बहुत प्रेम था। देखो ऐसी कोई लाइन है नहीं पाठ में आई हो जिसको पढ़ के हम कह सकते हैं कि हाँ उनकी माँ को इन नृत्यों से प्रेम है। फिलहाल इस वाले ऑप्शन को छोड़ देते हैं। उन्होंने एंजेला को कुछ आसमीय शब्द सिखाए, उनको खुद को आसमी नहीं आती तो वो कैसे सिखाएंगे, ये भी नहीं होगा। वह अपने कार्य में सहायता के लिए बेटी को लाई, नहीं बेटी को काम में मदद के लिए नहीं लाई थी, इसलिए लाई थी ताकि वो भी देख सके। ठीक है, तो देखो इसमें ना ये वाला इन दोनों से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। ठीक, ये नीचे के तो दो नहीं होंगे, बेटी को काम के लिए नहीं लाई थी वो, और इनको आसमीय शब्द नहीं आते थे, ये दोनों तो क्लियर हैं। ठीक, आसम के जीवन के बारे में बहुत कुछ जानती, ये वाला हो सकता है, क्योंकि वो अपनी बेटी को बताती है ना कि आसम में जो ये त्यौहार है ये कब कब मनाया जाता है। तो इसके बारे में तो दोनों ही कंडीशन में लोगों को पता हो सकता है, या फिर तो उन्हें आसम, बिहू, क्षत्रिय नृत्य से प्रेम हो, या फिर उन्हें आसम के जीवन के बारे में जानकारी हो। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन लगा दो, पहला वाला ले लेते हैं। ठीक है ना, चलो दूसरा क्या है, अनु और एंजेला ने तुरंत एक दूसरे की तरफ देखा क्यों। अनु और एंजेला ने एक दूसरे की तरफ देखा, क्यों देखा, अनु के पास खिलौने थे, भाई आते ही तो तुरंत उसने खिलौने दिखाए नहीं होंगे, तो ये ऑप्शन गलत है। दोनों की आयु एक समान थी, यही ऑप्शन सही है। दोनों की जो एज है वो क्या है, एक सी है, यही ऑप्शन आपका सही है। ठीक, चलो मिलकर करें मिलान। तो भाई हमको पता है इस प्रश्न के अंदर क्या होता है, एक स्तंभ के अंदर हमारे क्या होते हैं, कुछ शब्द दिए होते हैं, दूसरे स्तंभ में क्या होते हैं, उनके अर्थ या फिर उनसे जुड़ा संदर्भ। ठीक है दोस्तों, तो चलो करते हैं। तो भाई सत्र किसे कहते हैं, सत्र से जुड़ा हुआ ढूंढो, कहाँ है, ये आसम के मठ हैं, ये वाला है, ये आसम के मठ हैं, इनकी संख्या 500 से ज़्यादा, यही वाली होगी। ठीक है, कौन सी हो गई, ये वाली होगी। चलो आगे हमारा कौन सा है, बिहू। तो बिहू आसम में मनाया जाने वाला एक त्यौहार यही है। लंदन क्या है, ये भाई इंग्लैंड की राजधानी है, इससे मिला दो। गुवाहाटी भारत के आसाम राज्य का एक प्राचीन और एक सबसे बड़ा नगर। ब्रिटिश अकेडमी ये एक संस्था है, यूनाइटेड किंगडम, ये रही, इससे मिला दो। और आखिरी 20वीं शताब्दी जो कि हमारा यही है। ठीक है, ग्रोगरी कैलेंडर वाला। चलो ये तो हो गए इनके उत्तर। पंक्तियों पर चर्चा, पाठ में से चुनकर समझा देता हूँ क्या है इसमें सीधे। क्या कह रहे हैं, पाठ में से चुन के कुछ लाइनें दी हैं, आपको इन पंक्तियों को पढ़ना है, इनका जो अर्थ है अपने क्लास में समझाना है और अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, सीधा सा इसमें आपको करना है, पंक्ति पढ़ो और इसका अर्थ किसमें अपनी कॉपी में उतार लो, खत्म कहानी। क्या कह रहा है, आसाम भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में है, जिसे उसके वन्य जीवन, रेशम और चाय के बागानों के लिए जाना जाता है। इसके साथ आसाम में नृत्य की भी एक समृद्ध परंपरा है। तो भाई ये किसकी बात कर रहे हैं, आसाम की बात कर रहे हैं कि जो आसाम राज्य है ये कहाँ पड़ता है, ये हमारा पड़ता है भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में। ठीक, यहाँ का जंगल से जुड़ा हुआ जीवन, रेशम और यहाँ की चाय की खेती बहुत मशहूर है, और इसके अलावा यहाँ के जो नृत्य हैं वो भी देश दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। ठीक है ना, तो भाई ये हो गया इसका उत्तर। इस पंक्ति का यह अर्थ है कि आसाम भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र क्षेत्र है। आसाम अपनी प्रकृति और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। आसाम का वन्य जीवन होना चाहिए, यहाँ पे जीवन गायब है, वन्य जीवन ये जा है। ठीक, वन्य जीवन, रेशम और चाय के बागान भी बहुत मशहूर हैं। इसके अलावा आसाम के नृत्य भी बहुत प्रसिद्ध हैं। खत्म कहानी। चलिए खा वाले पाते हैं। पूरी दुनिया की संस्कृतियों में लोग नृत्य और संगीत से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि भाई पूरी दुनिया में संस्कृति के द्वारा, संस्कृतियों में जो लोग हैं वो नाचने और गाने यानी कि नृत्य और गान से अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं, है कि नहीं। देखो अगर कोई जो गायक है, ठीक,
अगर वो बहुत ही अच्छे मूड में है तो वो ऐसे गाने लिखेगा जिसको सुन के आपको अच्छा लगेगा। अगर वो बहुत ही बुरे मूड में हो, उसको बहुत ही दुख है, तो वो दुख भरे गाने लिखेगा। ठीक है, मतलब ये कुल मिला के जो लोग होते हैं ना, वो नृत्य और संगीत का इस्तेमाल अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए बिल्कुल करते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो गया? यही हो गया। इस पंक्ति का अर्थ यह है कि नृत्य और संगीत पूरी दुनिया में विभिन्न संस्कृतियों को व्यक्त करने के लिए एक प्रमुख माध्यम है। चाहे कोई भी संस्कृति हो, लोग नृत्य और संगीत का उपयोग करके अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए ये तो हो गया इसका उत्तर। अब क्या है? सोच विचार के लिए निबंध को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। क्या कह रहा है? एक बार फिर से पाठ को पढ़ो और इनके बारे में पता लगा के अपनी कॉपी में लिखो। तो पहला क्या है? एंजेला के मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। उसके मन में कौन कौन से विचार चल रहे होंगे? तो भाई देखो, इसको ना आपको खुद से करना है। क्या कह रहे हैं? हमने पाठ पढ़ा, ठीक है ना, उसमें बीच में है नहीं कि एंजेला के मन में कई सारे विचार चले, तो उसके मन में कौन कौन से विचार चल रहे होंगे? सोचो सोचो, आपको क्या लगता है उसके मन में क्या विचार चल रहे होंगे? और जो आपको लगता है कि भाई वो सोच रही होगी वही लिख डालो। ठीक है। खा क्या है? बिहू एक कृषि आधारित त्यौहार है। कैसे? जो बिहू है ये एक कृषि आधारित त्यौहार है। अब ये कृषि आधारित त्यौहार कैसे है आपको ये बताना है। तो चलो भाई, ये है इसका उत्तर। बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। सबसे पहले जब किसान बीज बोता है, फिर जब वो धान रोपता है, और फिर तब जब खेतों में अनाज तैयार हो जाता है। ठीक है ना। तो बिहू कृषि से जुड़ा हुआ त्यौहार क्यों है? क्योंकि ये कब मनाया जाता है? पहले बीज बोते समय, फिर धान रोपते समय, और आखिरी में जब फसल तैयार हो जाती है उस समय। ठीक है, ये हो गया इसका उत्तर। गौ क्या कह रहा है? ऐसा लगता है कि भारत से जाने के बाद भी एंजेला के मन में असम ही छाया हुआ था। पाठ से इस कथन के समर्थन में कुछ उदाहरण खोजकर लिखिए। क्या है कि भाई यहाँ पे कथन दिया हुआ है कि ऐसा लगता है कि भारत से जाने के बाद में भी एंजेला के मन में असम ही छाया हुआ है। तो आपको पाठ में से कुछ कथन ढूंढने होंगे और यहाँ पे लिखने होंगे जो कि इसको दर्शाते हैं। ठीक, तो ये मैंने खोज के लिख दिए हैं। कौन कौन से? ये वाले। वापस लंदन जाने के बाद वह उन सभी रिकॉर्डिंग को देखती रहती जो उसकी माँ ने रिकॉर्ड की थी। पूरे उत्साह के साथ वह असम की समृद्ध नृत्य परंपरा को याद करती रही। ठीक है ना। चलिए घ वाले पे आते। क्या कह रहा है? समय के बदलने के साथ साथ क्षत्रिय नृत्य की परंपरा में क्या बदलाव है? मतलब समय बदलने के साथ में जो ये क्षत्रिय नृत्य है इसकी परंपरा में क्या बदलाव है? तो भाई सबसे बड़ा बदलाव तो ये था कि अब जो है ना महिलाएं भी इसको करती हैं। पहले महिलाएं नहीं करती थी, लेकिन अब इसको महिलाएं भी करती हैं। तो क्या है इसका उत्तर? ये रहा। समय बदलने के साथ साथ क्षत्रिय नृत्य, क्षत्रिय आ की मात्रा आ गई आखिरी में, ये थोड़ा गलत हो गया। क्षत्रिय नृत्य की परंपरा में कई बदलाव आए। जैसे कि पहले यह नृत्य महिलाएं नहीं करती थी, किंतु आधुनिक समय में महिलाओं के लिए यह नृत्य मंच पर करना आम बात बन चुकी है। ठीक है दोस्तों, चलिए निबंध की रचना। गुवाहाटी के एक होटल में सामान्य होने के बाद वे उसी शाम पास के एक गांव मलंग में गए। गांव पहुंचने पर मां ने एंजेला को बताया कि बिहू एक कृषि आधारित त्यौहार है। असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। इन वाक्यों में बिहू और असम का ऐसा रोचक और सरस वर्णन किया गया है कि लगता है कि मानो हम कोई कहानी पढ़ रहे हों। इस निबंध में वस्तु, घटना, प्रदेश आदि का वर्णन किया गया है। इसमें जो कुछ भी स्वयं देखा गया है उसका वर्णन किया गया है। इस प्रकार के निबंधों में घटनाओं का एक क्रम होता है। इनमें आम जीवन की बातें होती हैं। इनकी भाषा सरल होती है। उदाहरण के लिए होली, दीपावली आदि के बारे में बताना। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और इसकी बनावट पर ध्यान दीजिए। इस पाठ की विशेषताएं पहचानिए और अपनी कक्षा में साझा कीजिए और लिखिए। जैसे इस पाठ में लंदन से यात्रा शुरू करने से लेकर वापस लंदन पहुंचने तक के अनुभवों का वर्णन किया गया है। ठीक, देखो इसमें हमारा कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है, एक तरीके से ये बता रहे हैं कि ये जो हमारा पाठ है ना, ये किस शैली में लिखा गया है। इस पाठ की शैली के बारे में इसमें बात करी गई। ये जो पाठ है ये हमारा निबंध की शैली में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, ये कोई प्रश्न नहीं है, ये बस यही बता रहे हैं कि जो पाठ है ये किस शैली में लिखा गया और कुछ नहीं। चलिए, अनुमान या कल्पना से अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए।
बिहू नृत्य और उसके उत्सव से अचंभित एंजेला और उसके परिवार ने इसके साथ साथ लजीज पकवानों का पूरा आनंद लिया। एंजेला और उसका परिवार बिहू नृत्य और उसके उत्सव को देखकर अचंभित क्यों हो गया? देखो, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। पहले हमारी एक लाइन दी हुई है, फिर इसमें ये कह रहा है कि एंजेला उसका जो परिवार था वो बिहू नृत्य के उत्सव से अचंभित क्यों हो गया था? क्योंकि उन्होंने पहली बार ऐसा कुछ देखा था। भाई, आप किसी भी चीज़ से अचंभित मेरे प्यारे दोस्तों कब होते हो? जब आप उसको पहली बार देखते हो और आपको वो बड़ी कमाल की लगती है कि नहीं? जैसे कि मान लो आप कहीं सड़क से जा रहे हो, ठीक। एक उदाहरण ले लेते हैं काम का। कहीं काम चल रहा है, जो वो है क्या बोलते हैं, सड़क है वो बनाई जा रही है, उसके लिए बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं। पहले दिन जब आप जाओगे उसको देखोगे, बड़ा मज़ा आएगा। कहो 15-10 मिनट वहाँ खड़े खड़े देखते रहो, ठीक। दूसरे दिन जाओगे, थोड़ी देर रुकोगे, ज़्यादा मज़ा नहीं रहेगा। तीसरे दिन जाओगे, हो सकता है फिर आप रुको ही नहीं, फिर उसके बाद आपके लिए क्या हो जाए, नॉर्मल सी बात हो जाए। तो हम अचंभित कब होते हैं? जब हम किसी चीज़ को पहली बार देखते हैं और उसको देखने में ना हमको बड़ा मज़ा आता है, तभी हम अचंभित होते हैं, है कि नहीं? तो वही चीज़ यहाँ पे दी है कि भाई एंजेला उसका परिवार अचंभित क्यों हुआ होगा? क्योंकि वो पहली बार बिहू को देख रहे हैं, हो सकता है, ठीक। और बिहू जिस प्रकार से इन लोगों ने किया, असम के लोगों ने किया, वो बहुत ही अच्छा रहा हो, ठीक है ना? तो यही है इसका उत्तर। जब इसका लिखित में नहीं है। जब तक एंजेला कुछ समझ पाती तब तक वह लंदन से नई दिल्ली होते हुए गुवाहाटी की उड़ान पर थी। एंजेला और उसकी माँ अलेक्जेंड्रा ने भारत की यात्रा से पहले कौन कौन सी तैयारियां की होंगी? देखो भाई, ये तो बहुत ही आसान सा है, ठीक है। ये पूरा कल्पना से है। ऐसा मान लो आप लंदन से दिल्ली आ रहे हो या फिर आप दिल्ली से लंदन जा रहे हो, तो आप इस बीच क्या क्या तैयारियां करोगे, बस वही लिख दो यहाँ पर, ठीक है। जो आप तैयारियां करोगे वही एंजेला और उसके परिवार ने भी करी होगी, ठीक। कुछ वो अलग से नहीं भर रहे होंगे, है कि नहीं? कुछ अलग से उन्होंने नहीं भरा होगा। जो सामान चीज़ें आप लोगे वही वो भी लेके जाएंगे, सीधी सी बात है। वहाँ एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे मंच बनाया गया था। बिहू नृत्य के लिए बरगद के पेड़ के नीचे मंच क्यों बनाया गया होगा? क्या कह रहे हैं कि भाई बिहू के इस नृत्य के लिए बरगद के पेड़ के नीचे जो मंच है बड़ा सा, ये क्यों बनाया गया होगा? क्योंकि देखो, ये जो नृत्य है ना, पहली चीज़ तो ये किस में होता है भाई, ये वन्य जीवन से जुड़ा हुआ है, खेती से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। और बरगद के पेड़ क्या होते हैं, बहुत ही विशालकाय, बहुत ही बड़े बड़े होते हैं, ठीक। और उनके अंदर मतलब उनके नीचे सजाना या स्टेज बनाना बहुत ज़्यादा आसान होता है। कुछ टेंट तंबू लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, है कि नहीं। और लंबे समय से ये जो है नृत्य, ये बरगद के ही आसपास होता आ रहा है। ये सारे हैं इसके कारण। शब्दों की बात, नीचे शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविधियां दी गई हैं। इन्हें करने के लिए आप शब्दकोश और शिक्षक और मित्रों की सहायता भी ले सकते हैं। असम से जुड़े शब्द, इस पाठ में अनेक शब्द ऐसे हैं जो असम से विशेष रूप से जुड़े हैं। आपने अपने समूह में मिलकर उन शब्दों की पहचान कीजिए, इसके बाद उन्हें नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए। क्या कह रहा है कि भाई इस पाठ के अंदर असम से जुड़े हुए कई सारे शब्द दिए हुए हैं। आपको क्या करना होगा, उन शब्दों को पहचानना होगा और नीचे लिखना होगा। तो भाई एक बार फिर से चैप्टर में जाओ, वहाँ आपको बहुत सारे शब्द जैसे कि सत्र दिख जाएगा, ठीक है। और साथ ही में बिहू असम से जुड़ा हुआ शब्द है। आपको क्या करना है, आपको ये सारे शब्दों को उठा लेना है जो कि असम से जुड़े हुए हैं और आपको यहाँ नीचे ऐसे लिख देना है, ठीक है। जैसे कि बिहू असमी है, मैंने 2 लिख दिए हैं। एक काम करो, बाकी 4 आप खुद से ढूंढ के लिखो इसमें, ठीक। 3 बिहू, असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है, पाठ में भी हमने पढ़ा था। पहला कब? पहला होता है हमारा जब क्या करते हैं, किसान बीज बोते हैं, फिर धान रोपते हैं और आखिरी में फसल तैयार होने पर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे क्या दिए हुए, यहाँ पे हमारे मौसम दिए हुए हैं, महीने दिए हुए हैं और साथ ही में हिंदी में महीने दिए हुए हैं, ठीक। इनको क्या बोलते हैं ये भी है, जैसे कि रोंगाली या फिर इसको बैसाख, ठीक। ये हमारा क्या है, बैसाख। अप्रैल को बैसाख बोला जाता है हिंदी में। जनवरी में माघ होता है और अक्टूबर को क्या बोलते हैं, कार्तिक। ये जो हमारे वो है ना, हमारे देश का कैलेंडर, उसके महीनों के नाम हैं। इसके नाम शायद आपको नहीं पता होंगे, लेकिन आपके घर में कोई बड़ा हो उससे जाके पूछेगा, वो आपको इसके जवाब जरूर देंगे, ठीक है। चलिए, एंजेला और उसकी माँ अलेक्जेंड्रा कौन से बिहू के अवसर पर भारत आए थे? तो भाई हमने शुरुआत में पढ़ा था कि वो लोग कब आए हैं, बसंत में आए हैं।
भाई वो उसमें लिखा भी हुआ ना कि वसंत की इन्होंने छुट्टियां बढ़वा दी, अप्रैल में वसंत की छुट्टियां उसकी बच्चे की बढ़वा दी 1 हफ्ता और। ठीक, तो असम कौन सा होता है, वसंत का हमारा ये मौसम होता है। ठीक, तो ये लोग कब आए हैं, ये लोग वसंत में आए हैं। कब आए हैं, वसंत, अप्रैल। किस में आए हैं, अप्रैल में। 3 बिहू के लिए लिखिए और उस समय किसान खेतों में क्या करते हो। अच्छा अच्छा, ये तो बहुत आसान है। तो आपको बस ये बताना है कि भाई ये जो 3 बिहू के त्यौहार हैं इसमें किसान क्या करते होंगे खेतों में, ये बताओ। तो भाई ये क्या हो गया, अच्छा ये का वाले का उत्तर है और ये खा वाले का उत्तर। बैसाख में बीज बोते हैं, माघ में धान रोपते हैं और कार्तिक में फसल तैयार होती है। आ की मात्रा और रा ये दोनों कैसे गायब हो गए, ये तो मैंने देखा ही नहीं। चलो, तो ये भी हो गया हमारा, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं पाठ से आगे। आपकी बात, अपने समूह में चर्चा कीजिए। को रानी आंटी की एक बिटिया थी अनु। बिटिया का अर्थ होता है बेटी। बेटी को प्यार से बुलाने के लिए और इसने जताने के लिए बिटिया शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। बिटिया जैसे ही एक अन्य शब्द क्या है, बिट्टो भी है। आपके घर में आपको प्यार से किन किन नामों से पुकारा जाता है। देखो ये उत्तर बहुत ही आसान सा है। क्या कह रहे हैं कि भाई इस पाठ के अंदर बिटिया शब्द आया है। ठीक है, बिटिया बेटी को प्यार से बोलते, साथ ही में बिट्टो शब्द का भी यही अर्थ होता है, क्या, बेटी ही होता है। आपको आपके घर में किस नाम से पुकारा जाता है ये यहाँ पे लिख दो, खत्म कहानी, और कुछ नहीं करना है। आपके नाम का क्या अर्थ है, तो बताओ दोस्तों, आप लोग के नाम का क्या अर्थ है, पता है किसी को। आप लोग के नाम का क्या अर्थ है, आपका नाम किसने रखा, पता करके बताइए। वे एक साथ खेल रहे थे। आप कौन कौन से खेल अपने मित्रों के साथ मिलकर खेलते हैं, बताइए। मतलब क्या पूछा कि भाई आप अपने दोस्तों के साथ में कौन कौन से खेल खेलते हो, बता दो यहाँ पे। घ वाला क्या है, असम में नृत्य की भी एक समृद्ध परंपरा है। आपने इस पाठ में बिहू और क्षत्रिय नृत्यों के बारे में तो पढ़ा। आपके प्रांत में कौन कौन से नृत्य प्रसिद्ध हैं, आपको कौन कौन सा नृत्य करना पसंद है। अब ये क्या कह रहा है कि भाई इस पाठ के अंदर हमने बिहू क्षत्रिय के बारे में पढ़ा, इन दोनों नृत्यों के बारे में पढ़ा। अब ये कह रहा है कि आप जहाँ पर रहते हो वहाँ की लोकल डांस यानी स्थानीय नृत्य कौन कौन से हैं उनके बारे में पता लगा कर लिखो। और क्या कोई ऐसा नृत्य है जो आपको खुद को करने में मजा आती है, उसके बारे में भी लिख दो। ठीक है, चलो। क्या है, पूर्वोत्तर की यात्रा। असम भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। असम के अतिरिक्त पूर्वोत्तर भारत में 7 अन्य राज्य भी हैं। आपको अवसर मिले तो इनमें से किसी राज्य की यात्रा कीजिए। 8 राज्यों के नाम हैं अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर और असम। देखो क्या कह रहे हैं, कभी अगर आपको भारत के पूर्वोत्तर भागों में जाने का मौका मिले तो इन राज्यों को एक बार इनकी यात्रा जरूर करिएगा, ऐसा बोल रहे हैं ये। ठीक है, देखो एक चीज़ बताओ ना, भारत का जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है बहुत ही सुंदर क्षेत्र है। आप कभी जाओगे पूर्वोत्तर की तरफ तो आप पाओगे दिखने में बहुत ही कमाल का है, बहुत ही सुंदर है। मतलब लोग जो वेकेशन मनाने के लिए इतना दूर दूर जाते हैं ना, विदेशों में चले जाते हैं, उससे अच्छा ये कि भाई आप पूर्वोत्तर भागों में चले जाओ, बहुत कमाल की वहाँ पे होती जगह ये। चलो, टाइम मशीन कितना बड़ा है ये, अच्छा इतना ही है, खिलौने विभिन्न हैं। चलिए, तो टाइम मशीन पे आते हैं। क्या है, उसे ऐसा लगा जैसे वह आश्चर्यजनक रूप से टाइम मशीन में आकर बैठ गई। यदि आपको टाइम मशीन मिले, अच्छा चलो मैं सीधे आपको समझा देता हूँ क्योंकि लंबा प्रश्न है, पढ़ने में समय बहुत लगेगा। देखो इसमें सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि भाई जो अगर आपको टाइम मशीन दे दी जाए, टाइम मशीन किसको कहते हैं, जिसमें बैठ के आप समय में यात्रा कर सको। तो ये कह रहे हैं कि अगर आपको टाइम मशीन दे दी जाए तो आप उसमें बैठ कर कौन से समय में जाना चाहोगे, ये पूछे हैं। आपको यदि कोई किसी वस्तु बनाने का अवसर मिले तो अभी तक जो कि नहीं बनाई गई है तो आप क्या बनाओगे। अच्छा, ये कह रहे हैं कि अगर आपको कोई ऐसी चीज़ बनाने का मौका मिले जो कि अभी तक नहीं बनी तो आप क्या बनाओगे। ठीक है ना बच्चों। आखिरी क्या कह रहा है, अवसर मिले तो संग्रहालय। अच्छा, ये संग्रहालय जाने की बात कर रहे हैं। देखो ये ना संग्रहालय जाने की बात कर रहे हैं। म्यूजियम गए हो कभी, म्यूजियम, ठीक वही है। तो ये कह रहे हैं कि भाई कभी अगर म्यूजियम जाने का मौका मिले तो वहाँ पे जाके देखो, ठीक, कि क्या क्या चीज़ें हैं। वैसे म्यूज़ियम में सभी को पता है जाना ज़रूर चाहिए, क्योंकि म्यूज़ियम जाके ना हमको बहुत सारी जानकारी मिलती है और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। किताबों में जो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी ना, जब आप वहाँ म्यूज़ियम में चीज़ों को देखोगे तब वो अच्छे समझ में आ जाएगी।
जैसे कि मुझको याद है, मैं बहुत पहले गया था, बहुत ही ज़्यादा लंबे टाइम पहले मैं गया था। वहाँ बहुत कमाल कमाल की चीज़ें थी, बहुत सारी मूर्ति थी, पुराने सिक्के थे, यहाँ तक कि वहाँ पता है एक मम्मी रखी हुई थी, इजिप्ट वाली मम्मी, वो तक रखी हुई थी म्यूज़ियम में। ठीक है ना, तो अगर कभी मौका मिले तो जाना ज़रूर। चलो, खिलौने विभिन्न प्रकार के। एंजेला को अनु के खिलौने बहुत अच्छे लगे, जो थोड़े अलग तरह के थे। अनु के खिलौने कैसे थे? लंदन में एंजेला को खिलौने कैसे रहे होंगे? देखो, ये कह रहा है कि भाई जो अनु के खिलौने थे वो काफ़ी अलग थे, तो कैसे रहे होंगे? अनु के खिलौने लकड़ी के बने थे, ठीक है। साथ ही में क्या बोलते हैं, नारियल की जो वो नहीं होती ऊपर की, क्या जो छाल होती है, उसका घर था उसके पास में, और शायद लकड़ी की या किसी की गुड़िया उड़िया थी उसके पास में। ठीक, ये अनु के खिलौने हैं। और लंदन में एंजेला को कैसे खिलौने मिलते होंगे भाई? धातु के या प्लास्टिक के ऐसे कुछ होंगे, और कैसे मिलेंगे? आप घर पर कौन कौन से खिलौनों से खेलते रहे हैं, उनके नाम बताइए। तो आपके घर में कौन कौन से खिलौने हैं प्यारे बच्चों, और आप लोगों ने किन किन खिलौनों से खेला है उसके नाम बताओ। कोई आपके पास आपका फेवरेट मनपसंद खिलौना हो, उसका नाम लिख दो यहाँ पे प्यार से। हाँ जी, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत के प्रत्येक प्रांत में हाथ से बच्चों के अनोखे खिलौने बनाए जाते हैं। आपके यहाँ बच्चों के लिए हाथ से बने कौन कौन से खिलौने मिलते हैं? क्या कह रहा है? भारत के अलग अलग प्रांतों में बच्चों के लिए हाथ से खिलौने बनाए जाते हैं। आपके यहाँ पे कौन से खिलौने हैं जो कि बच्चों के लिए हाथ से बनते हैं? ठीक है, देखो हर क्षेत्र में ना आपको अलग अलग खिलौने मिलेंगे जो कि बच्चों के लिए हाथ से बनाए जाते हैं। जैसे कि कहीं पे कठपुतली बनती है, कहीं पे लट्टू बनता है, ठीक है, कहीं पे बाकर बनता है, मतलब बहुत सारे खिलौने बनते हैं बच्चों के लिए। और ये सब कैसे बनाए जाते हैं? ये सब हाथ से ही बनाए जाते हैं, है कि नहीं? तो आप जहाँ पे रहते हो, क्या वहाँ पर भी बच्चों के लिए ऐसा कोई खिलौना बनता है? अगर बनता हो तो यहाँ लिख दो। अगला क्या कह रहा है? भारत के बच्चे स्वयं भी अपने लिए अनोखे खिलौने बना लेते हैं। आप भी तो कागज और मिट्टी के खिलौने। अरे इसमें मतलब ये तो बहुत आसान है। इसमें क्या है भाई? इसमें खिलौने बनाने के मतलब खिलौने बनाने के लिए बोल रहा है कि भारत में जो बच्चे हैं ना, वो भी खुद के खिलौने बना लेते हैं। किससे? लकड़ी से, कागज से, मिट्टी से, अलग अलग तरीक़ों से खुद के खिलौने बना लेते हैं। पहले पता है, हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग खुद का घर वर जो है ना खुद से बनाया करते थे। घर हो गया, साथ ही में जो दिवाली में दिए इस्तेमाल होते थे ना, उससे हम लोग तराजू बनाते थे, ठीक है। और भी बहुत सारी, जैसे कि रावण खुद का मैं बनाया करता था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग बचपन में बनाया करते थे। अब आप लोग का तो पता नहीं भाई, आप लोग बनाते हो कि नहीं बनाते हो। चलिए अगला है मेरा पत्र। मान लीजिए आप एंजेला हैं, आप लंदन लौट चुकी हैं और आपको भारत की बहुत याद आ रही है। अपनी सखी अनु को पत्र लिखकर बताइए कि आपको कैसा अनुभव हो रहा है। देखो यहाँ पे ना पत्र है, ये कितना लंबा चैप्टर है भाई। अरे बाप रे, कितना लंबा चैप्टर है ये बहुत लंबा चैप्टर है, कुछ भी कहो। ये वाला बहुत ही लंबा है। हम लोग कहाँ पर थे? यहाँ कहीं, ये रहा। चलो देखो, बहुत ही आसान सा है। क्या बोल रहे हैं कि भाई मान लो आप एंजेला हो, लंदन गए, आपको भारत की याद आ रही, तो अब आप अपने मित्र को, मित्र आपकी कौन है? अनु, उसको पत्र यानी लेटर लिख रहे हो, उसको बता रहे हो कि आपको किस किस चीज़ की याद आ रही है, ठीक, आपका अनुभव कैसा रहा, इन सब के बारे में आप उसको बता रहे हो। ऐसे आपको पत्र लिखना होगा, ठीक है। आसान सा है, कुछ भी लिख, वैसे इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो नॉर्मल पत्र होता है, इसको लिखो नहीं, ऐसे दिमाग में सोच लो कि आप अनु को क्या क्या बताओगे। लिखने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल से आपके जो पत्र होते हैं उनसे काम हो जाएगा। चलो, इसमें ये कैसे प्रश्न है? ख, आप जानते होंगे कि पत्र लिखने के लिए आवश्यक सामग्री पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय लिफाफे आदि डाकघर से खरीदे जा सकते हैं। संभव हो तो आप भी अपने घर के पास के डाकघर में जाइए और एक पोस्ट कार्ड खरीद कर पत्र लिखने के लिए उसका उपयोग कीजिए। अच्छा, देखो ये तो सामग्री के बारे में बता रहे कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और हमको कहाँ से मिलता है, डाकघर से मिलता है। अब ये कह रहे हैं कि अगर आपके घर के पास में कोई डाकघर है तो वहाँ से जाके कोई पोस्ट कार्ड खरीदो, जो कि आपको करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये सब खरीदने की कोई ज़रूरत है नहीं, जब काम पड़े तब खरीद लेना, ठीक है। अभी जब काम नहीं तो ऐसे पैसे मत बर्बाद करो, ऐसे मत खरीदो, ठीक। कागज़ में लिख लेना, कॉपी में लिख लेना, बहुत है। गो, क्या आपने कभी डाक टिकट देखा है? संसार में सभी देश डाक टिकट जारी करते हैं। भारत का डाक टिकट डाक विभाग भी समय समय पर डाक टिकट जारी करता है। डाक टिकट किसी देश की संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी उपलब्ध कराते हैं, इसलिए अनेक लोग देश विदेश के डाक टिकटों को एकत्रित करना पसंद करते हैं। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है भाई? डाक टिकट की बात हो रही है,
ठीक है। डाक टिकट पे इस पे तो हमारा एक पूरा पूरा चैप्टर भी था, शायद 6 की जो पुरानी वाली बुक है ना उसमें था, राजप्पन वाला कोई एक चैप्टर था उसमें था। ठीक है, तो भाई ये देख सकते हो कितने सारे डाक टिकट है कि नहीं, ये सारे क्या है डाक टिकट है और ये सब आपके लेटर पे जाते हैं। ठीक, अब आपने ये सारे डाक टिकट देख लिया। अब इसमें ये सवाल क्या पूछ रहा है कि आपको इनमें से सबसे अच्छा कौन सा लगा, जो भी लगा है वो बता दो कि ये लग रहा है। ठीक, क्या है डाक टिकट पर लेखकों के बारे में कौन कौन सी जानकारी दी गई है। अच्छा, ये जो डाक टिकट है ना ये लेखकों के ऊपर हैं। हाँ, ये देखो महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये सभी महादेवी वर्मा, ठीक है, ये सभी लेखकों के ऊपर हैं बच्चों। ये जो सारे के सारे डाक टिकट आप लोग देख रहे हो ना, ये सारे के सारे ही हमारे जो लेखक हैं उनके ऊपर हैं। अच्छा, ये तो बढ़िया चीज़ है। चलो आज की पहेली, तो ये क्या है, अच्छा ये पहेली है। ठीक, ये तो आसान सी है। यहाँ पे पहेली है भाई, इसको पहेली पढ़ो। ये आसामी पहेली है, मतलब ये आसाम की पहेली। आसाम में इसको ऐसे बोलते हैं, हिंदी में इसका ये अर्थ है संकेत यानी हिंट आपका। ये भैया हिंट देके बता दोगे कि इसमें उसकी बात हो रही, क्या बोलते हैं, मूली। यहाँ पे नारियल की बात हो रही, यहाँ पे ऊँटों की बात हो रही, यहाँ पे चींटी की बात हो रही। ठीक है, चलो झरोखों से असम भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में से है, जिसे अपने वन्य जीवन, रेशम और चाय के बागानों के लिए जाना जाता है। आपने पढ़ा है कि असम का रेशम क्षमा चाहूँगा, असम का रेशम जिसे मूंगा सिल्क भी कहा जाता है बहुत प्रसिद्ध है। क्या आप जानना चाहते हैं यह क्या है, कैसे बनता है और क्यों प्रसिद्ध है? हाँ तो पढ़िए आगे। देखो असम के बहुत मशहूर मूंगा सिल्क के बारे में यहाँ पर नीचे दिया हुआ है। अब हम लोग उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जो मूंगा सिल्क है ये आखिर है क्या और ये इतना मशहूर क्यों है, लोग इसको इतना पसंद क्यों करते हैं। तो अब हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा नहीं है, छोटा सा इसमें है। इसके बाद में आपका ये पार्ट खत्म ही है, बस थोड़ी देर और बैठ लो। चलो, असम का सुप्रसिद्ध मूंगा सिल्क। कुछ वर्ष पूर्व मेरी नियुक्ति गुवाहाटी हाईवे अड्डे पर हुई थी। देखो ये ना किसी की आत्मकथा का हिस्सा लग रहा है, अभी आगे पता चल जाएगा। वहाँ पर प्रायः मैं महिलाओं को एक विशेष प्रकार की आकर्षक साड़ी पहनते देखता था। यह साड़ी सदैव भूरे सुनहरे रंग की झिलमिली सी होती थी। उस पर अधिकतर पारंपरिक ढंगों से लाल और काली बॉर्डर तथा हरे, लाल अथवा पीले रंग के बुट्टे आदि की कढ़ाई रहती थी। कुछ समय पश्चात जब मैं आसाम के एक विवाह समारोह में गया तो वहाँ भी अधिकतर महिलाएं उसी प्रकार की अन्य चमकीली भूरी सुनहरी साड़ियाँ पहनकर आई थीं। अनेक पुरुष भी उसी प्रकार के भूरे सुनहरे रंग के कुर्ते पहने हुए थे। बस केवल रंगों में हल्का या गहरे का अंतर था। मैंने अपने एक असमी मित्र से पूछा कि यह कैसा भूरा चमकीला कपड़ा है। मित्र ने बताया कि यह भूरा नहीं बल्कि सुनहरा है। यह असम का सुप्रसिद्ध मूंगा सिल्क है जो सभी प्रकार के रेशमों में सबसे महंगा होता है। मूंगा का असमिया भाषा में अर्थ होता है पीला या गहरा भूरा। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि संपूर्ण विश्व में यह केवल असम तथा देश के पूर्वोत्तर राज्यों में ही तैयार होता है। यह असम के प्रकृति द्वारा दिया गया अनमोल और अद्वितीय उपहार है। मित्र ने यह भी बताया कि मूंगा सिल्क की साड़ियाँ की एक खूबी है कि अन्य रेशमी कपड़ों के विपरीत इनकी ड्राई क्लीनिंग कराने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उन्हें घर पर ही धोया जा सकता है। हर धुलाई के बाद इनका निखार बढ़ता ही जाता है। एक साड़ी औसतन 50 वर्ष तक खराब नहीं होती। ऐसा माना जाता है कि मूंगा रेशम सभी प्रकार के प्राकृतिक रूप से तैयार किए जाने वाले कपड़ों में सबसे मजबूत होता है। इसके अलावा इसे गर्मी और सर्दी किसी भी मौसम में पहना जा सकता है।
असम के लोगों का मानना है कि मूंगा सिल्क के कपड़े में अनेक औषधीय गुण भी होते हैं। तो भाई ये हमारे मूंगा सिल्क की कहानी है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, मूंगा, ये जो है हमारा मूंगा सिल्क, ये कहाँ मिलता है? ये सिर्फ और सिर्फ आसाम में और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में ही हमको मिलेगा, दुनिया में और कहीं नहीं मिलता है। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और बहुत ही ज़्यादा मजबूत और बहुत ही कमाल का होता है। ऐसा माना जाता है कि इसके जो कपड़े हैं, इसकी जो साड़ियाँ हैं, वो 50 साल तक खराब नहीं होती है कि नहीं, और हर धुलाई पे इसका रंग और भी ज़्यादा निखरता है। बाकी के जो सिल्क के कपड़े होते हैं उनको ड्राई क्लीन कराना पड़ता है, लेकिन इसको घर पे भी धुल सकते हो, है कि नहीं। तो ये हमारे मूंगा सिल्क की कहानी दी हुई है। चलिए, साजी समझ, आपको इस लेख में दी गई कौन सी जानकारी सबसे अच्छी लगी, क्यों अपने समूह में बताइए। क्या कह रहे हैं कि भाई आपको इस पार्ट के अंदर कौन सी जानकारी सबसे अच्छी लगी है? भाई मुझे तो जो मूंगा सिल्क के बारे में अभी पढ़ा है ना, ये सबसे बेहतरीन लगा, है कि नहीं। खोजबीन के लिए, चलो जी, तो अब यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे कुछ लेख के नाम दिए हैं, आप इनको पढ़ सकते हो और इनसे आप असम के बारे में और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के बारे में और जानकारी निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये तो हो गया हमारा पूरा पूरा पाठ। उम्मीद करता हूँ आपको इस पाठ को पढ़ने में मज़ा आया होगा, साथ ही में अच्छे से समझ में भी आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। अब हम लोग की मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।